हेलो बच्चों, तो आप लोगों को होमवर्क में डीपीपी 7 दिया था। होप कर लिया होगा, कुछ लोगों ने तो भेज भी दिया है। तो डीपीपी 7 क्वेश्चन नंबर 1, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी। तो क्या था बच्चों फॉर्मूला हाइजेनबर्ग का कि डेल्टा पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप पोजीशन में जीरो कर रहे हो तो यानी कि डेल एक्स क्या हो गया जीरो, तो इसका मतलब डेल पी क्या आ जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो आंसर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। देखिए क्या दे रखा है, पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को ये पता है फॉर्मूला डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स से यहाँ से रख दीजिएगा तो यह आ जाएगा डेल्टा पी इंटू 2 डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा पी आ जाएगा एच अपॉन 8 पाई का रूट। ठीक, डेल पी क्या होता है बच्चों एम डेल वी वेलोसिटी, तो इसका मतलब एम डेल वी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 8 पाई। तो यहाँ से डेल वी आ गया 1/m। देखिए इसमें ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे एच क्रॉस लिखा हुआ है एक ऑप्शन में, तो ये 1/4 एच अपॉन 2 पाई। तो 1/4 का तो रूट आ गया 2, तो 1/2m एच अपॉन 2 पाई को अपन क्या बोलते हैं एच, इस तरीके से क्रॉस। तो इसका मतलब ये डेल वी इतना आ जाएगा। किस ऑप्शन को मैच कर रहे हैं बच्चों, सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस इज एक्यूरेट अप टू दिस। ठीक है, इतने पोजीशन तक एक्यूरेट, मतलब जो पोजीशन होगा विद वेलोसिटी, ओके, ये जो एक्यूरेसी है इसकी वेलोसिटी किधर रखी, यानी कि v कितना आ गया बच्चों 3.0 10⁴ यूनिट, ध्यान रखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 10⁻²⁻² मीटर पर सेकेंड। तो डेल वी कितना हो गया, इसका कितना परसेंट है बच्चों 0.001%, यानी कि 001 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ वी। ठीक है, तो v की वैल्यू रख देता हूँ 3 × 10⁻²। तो ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नाउ अनसर्टेनिटी अपने को किस में निकालनी है, पोजीशन में। तो इसका मतलब डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल एक्स आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एच कितना रखना है क्वेश्चन में गिवन भी है 6.626 10⁻⁻34 4 × 3.14 एम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 डेल्टा वी 3 × 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले मैं पावर सेट कर लेता हूँ 3 34। ठीक है, अर्ज वर्ज क्यों निकालें अपन को, तो ठीक है सीधा मीटर में आ जाएगा, मैंने ऐसा यूनिट यूज़ किया है, अर्ज वाला यूनिट यूज़ नहीं किया है। आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो, फिजिक्स में आता है। तो इसको अब अपने को सॉल्व करना है, तो ये 3 से कैंसिल आउट करें 2 2 0 8। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसको डिवाइड कर दें 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20। ठीक है, 2
इसको इससे डिवाइड कर लें तो ये 9 चौक 36 और 0.3 करीब 37 के आसपास आएगा। तो इसको अपन सॉल्व करें तो ये आ रहा 1.93 10⁻⁻² मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो 10⁻⁻5 इसमें आ रहा है। तो ये तो पावर एक्स्ट्रा लग रही है इसमें। कैलकुलेशन चेक करो बच्चों एक बार। स्पीड 4, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10⁻⁴ प्लस में ही है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 10⁻² ये भी ठीक था। इतना % एक्यूरेट किया है तो ये भी ठीक था। डेल वी 31 kg, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, मुझे लग रहा है 10⁻- का फैक्टर इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है ना। कहीं कैलकुलेशन एरर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये मीटर में था, H/4πm, मास kg में लिया है, इसने ग्राम में दिया था। ठीक है, तो आंसर ए होना चाहिए, बट ये करेक्शन है, इसमें 10⁻⁵ नहीं आएगा। फोर्थ, if an electron is traveling with 200 meter per second within 1 meter per second uncertainty, what is the theoretical uncertainty in its position in micrometer? तो वेलोसिटी दे रखा है, तो डेल वी कितना लेना है इसमें। डेल वी आ जाएगा इसमें बच्चों विद इन 1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अपने को निकालना है पोजीशन। तो डेल्टा x = H/4πm डेल वी। तो 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14 m 9.1 10⁻⁻31 डेल वी 1। ठीक है, तो ये इतना आ रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 तो यहाँ से बच जाएगा और ये आ जाएगा 58 × 10⁻³ 5.8 10⁻⁶ ये आएगा मीटर में। तो इसका मतलब माइक्रोमीटर में कितना आ जाएगा बच्चों, ये -2 था ना, -5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5.8 10⁻⁻5 मीटर विच इज इक्वल टू 58 × 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 58 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये सही है, ये भी ठीक होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें मुझे जो एक गड़बड़ लग रहा है, पावर देख लेना, मुझे यहाँ +4 लग रही है ना। -4 लेने से इसमें चेंज आ सकता है, जो -5 आ जाए कहीं, है ना, वो देख लेना। बाकी कैलकुलेशन ये है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड from rest and it has wavelength of 1.41 angstrom. By how much amount should potential be dropped so that wavelength associated with electron become 1.73? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले 0 पर था, अब आपने इसमें एक पोटेंशियल अप्लाई किया, तो मान लीजिएगा V पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, उससे इसकी जो वेवलेंथ कितनी आ गई, कितनी दे रखी है इसने 1.41
अंगस्टेन। ठीक है, तो यानी कि अपने को पता है कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12.3 अपॉन रूट ऑफ V1 अंगस्टेन। ठीक है, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, V1 इंटू ई। अब आपने क्या किया, इसी इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर दिया, ड्रॉप किया है ना भाई, हाउ मच शुड बी पोटेंशियल ड्रॉप। तो मान लीजिएगा आपने इसको V2 से ड्रॉप कर दिया, तो V2 से पोटेंशियल आपने ड्रॉप किया, तो इसका मतलब इसमें जो रिमेनिंग पोटेंशियल होगा, तो रिमेनिंग पोटेंशियल, अच्छा ड्रॉप पूछ, ठीक है एक बार ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2। यहाँ पे जो इसकी लैम्डा है वो कितना है, लैम्डा 2 1.73 एंगस्टन। तो लैम्डा 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12.3 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 एंगस्टन। इन दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब V1 तो कितना दे रखा था इसने, शुरुआत वाला तो हाउ मच अमाउंट शुड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक तो कहीं ना कहीं, V1 वहाँ से निकाल लेंगे ना, V1 तो निकल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकल जाएगा V1। ठीक है, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, V1 आपको निकालना है, वहाँ से निकाल लीजिएगा पहले वाले से, तो पहले मैं V1 ही निकाल ले रहा हूँ। तो V1 आ जाएगा, इसको मैं 150 यूज़ करूँगा, तो V1 आ जाएगा 150 अपॉन, देखिए इस फॉर्मूले को मैं इसी फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन V अंडर रूट। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि 1.41 को मैं √2 ले रहा हूँ, √2 ये अंगस्टन में आएगा, अंगस्टन इसको लिखा मैंने 1.41 को √2, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा ये, इसको मैं क्या लिखूँगा, √3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 150 अपॉन कैपिटल V1 का रूट, एंगस्टन एंगस्टन कट जाएगा, तो यहाँ से V1 आ जाएगा 75 वोल्ट है ये, V1 यानी कि कैपिटल V1 पोटेंशियल है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो लैम्डा 2 का फॉर्मूला, लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन V1 माइनस V2, ये आ जाएगा अंगस्टन, तो ये दे रखा ही है, यानी कि √3 इज इक्वल टू अंडर रूट 150, V1 आप पहले निकाल चुके हो, ये रहा 75 माइनस V2, ये रूट हट ही जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 75 माइनस V2, 150 बाई √3 कितना हो गया, 50। इसका मतलब V2 कितना आ गया यहाँ से, 25 वोल्ट। तो इसका मतलब 25 वोल्ट से आपने कम किया होगा, यानी कि बचा कितना ये, 50 वोल्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 25 वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ में क्या कह रहा है बच्चों, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 6.62 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल। तो डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो h कितना है, 6.62 लिया है, तो इतना ही ले लीजिएगा, -34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉल हाउ मच, 6.62 ग्राम है, तो केजी में इंटू -3 और 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -33 मीटर। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड स्टेट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ दिस सैंपल इज 13.6। तो इस बाइंडिंग एनर्जी से अपन जेड निकाल सकते हैं। फोर्थ स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया N2 तो इन्फिनिटी है, और N1 जो भी है फोर्थ स्टेट, तो यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी है ये कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये माइनस ऑफ E4 है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E4, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है,
ये प्लस हो गई थी माइनस, ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से जेड कितना आ गया 4। तो जिस भी एटम की ये बात कर रहा है उसका जेड कितना है 4। आगे देखते हैं, ए 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन सेट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस सैंपल। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आपको फ्री कराना है। सेकंड एक्साइटेड है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल टू कितना है 3। तो 3 से इन्फिनिटी का गैप देख लीजिएगा कितना है। तो ये अपने को ये E3 निकालना है, E3 अपन निकाल लेते हैं। तो E3 कितना आ जाएगा बच्चों -13.6 Z स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों -1.51 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 681, 16 + 8 24। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब 25 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा। मतलब यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 25 तो इसके बाहर भेज देगा, तो ये तो सही है। आगे 3 different type of photons will be observed if electron make transition up to ground state from the second excited state। तो ये N3 से कहाँ आना है अब ग्राउंड, तो यहाँ आना है। तो इसमें कितने पॉसिबल हैं 1, 2 और 3, सही है। तो 3 पॉसिबल हैं, तो बी भी सही हो गया। सी इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गलत है, निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो क्लियर भी नहीं है कहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटोन दे रहे हैं। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ दिस सैंपल हैज सेम एनर्जी वैल्यू एज दैट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एच एटम। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, अब इसको चेक करिए, ये लाइमन है, ये बामर है। तो सेकेंड लाइन डी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो बामर का मतलब 2 होता है ना। तो सेकेंड लाइन ये तो पहली लाइन होगी, ये होगी यानी कि 3, 4। तो 4 से 2 का गैप फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एच एटम, यानी कि ये तो हो गया इसका सैंपल जिसका जेड कितना है 4, और एक अपने पास है फर्स्ट एक्साइटेशन यानी कि n = 1 to n = 2। ये फर्स्ट एक्साइटेशन है किसकी हाइड्रोजन की। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो इसका Z/n निकाल लीजिएगा। Z/n कितना है 4/4, 1 ऊपर वाले का Z/n कितना है 1/2। इसका मतलब रॉन्ग है, तो Z/n सेम नहीं है ना। इसका Z/n ऊपर वाले के Z/n के सेम नहीं है ना। ये Z/n ये दोनों सेम होने चाहिए थे, ये सेम नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है इसलिए डी इनकरेक्ट है। तो आंसर सिर्फ क्या होगा ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ डी ब्रोगली का है, बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन है, इफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। देखिए सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फॉर्मूला क्या है लैम्डा h/√of 2m काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी को आप सेम कर दे रहे हो तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मास, ठीक। अब इसने कहा है जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका लैम्डा सबसे कम आएगा। तो मास का ऑर्डर आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा मास अल्फा होता है, देन प्रोटॉन होता है, देन इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ ठीक। तो इसका मतलब इनका डी ब्रोगली उल्टा हो जाएगा, सबसे कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर अल्फा। मास ही तो बात कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम थी ना, प्रोटॉन और मूविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर क्या हो गया इसका सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है 9 में, पढ़ते हैं। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ हीलियम, ठीक है। तो अपन हाइड्रोजन की बात करें पहले और हीलियम की बात करें। इसकी तो कह रहा है इसका n क्या है सेकेंड ऑर्बिट, तो इसके लिए n है 2, इसके लिए n आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr = 2 लैम्डा,
इसका मतलब ये होगी, अच्छा ये दोनों बराबर करने हैं ना अपने को, तो अपन क्या कर लेते हैं इसमें, m दोनों का बराबर है, वेलोसिटी बराबर कर लो, सिंपल सी बात है भाई। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h/mv, आप इससे जाइए तो h कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो v पे सीधा निकाल लीजिएगा, तो दोनों का v बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हीलियम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम ऑर्बिट, ये इसका मीनिंग है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, z/n पे। तो इसका z कितना है 1, n कितना है 2, इसका z कितना है 2, n कितना है 2, नहीं n तो पूछा है, तो n पूछा है, तो इसका मतलब n कितना आ गया इसका 4। तो आंसर क्या हो गया A। तो z/n बराबर करना था, क्योंकि इससे पता पड़ गया कि v बराबर करना है। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, ये लैम्डा का फॉर्मूला h/mv, हम कह रहे हैं कि भाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो m कांस्टेंट h कांस्टेंट, तो अगर लैम्डा बराबर है तो v बराबर होगा, v बराबर है तो z/n बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद स्पीड इक्वल टू 1% दैट ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट होती है c 3 × 10⁸। तो अपने को जो वेलोसिटी है वो 1% ऑफ c है, इसका मतलब 1/100 × c 3 × 10⁸ यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो ये आ गया 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। किसकी बात कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन है, तो मास अपने को पता ही है। तो ये आ जाएगा h कितना हो गया 6.62 या 63 ले लीजिएगा 10⁻34, m कितना हो गया 9.1 10⁻31 kg, वेलोसिटी 3 × 10⁶। तो ये यहाँ से -3 तो यहाँ से बच गया, इससे डिवाइड कर लीजिएगा 2208, ठीक है। इससे डिवाइड कर लें तो 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻10, तो 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻10 मीटर इतना आएगा। तो ये एक्यूरेटली पिकोमीटर में आ रहा है, तो इसको ये आ रहा है 242 10⁻⁻12 मीटर। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 242 पिकोमीटर, ठीक। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, ऑर्बिटल। तो क्या था वो, ऑर्बिटल एक रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। मैक्सिमम जनरली अपन 95% तक लेके चलते हैं कि 95% जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं वो उसी क्षेत्र में, उसी रीजन में है। उस रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। अब ये जो पाथ वाला कंसेप्ट था इसको आप डाइवर्ट कर दीजिएगा ना, छोड़ दीजिएगा आगे। अब ये नया एक रीजन के बारे में अपन बात करें कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अपन इसमें जो है पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्बिटल, या एक बार आप इसको इतना ही लिखिएगा ऑर्बिटल क्या होता है, बाकी आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा क्वांटम नंबर्स। क्या है बच्चों, क्वांटम नंबर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके। क्या है क्वांटम नंबर्स, क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट आगे वाली जो एटॉमिक का जो पोर्शन बचा हुआ इसमें नाम है श्रोडिंजर। मैंने पिछली क्लास में भी नाम लिया था कि श्रोडिंजर ने एक अपना नया मॉडल दिया था, वेव मैकेनिकल मॉडल, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना और उसने पार्टिकल भी माना। उसके बेसिस पे उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तो वहाँ से ये एक ऑर्बिटल वर्ड आया था। तो अभी इस नई थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इसमें 2-3 नाम आएंगे। सेल, सेल क्या डेफिनेशन होती है छोड़िएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। सेल का मतलब होता है ऑर्बिट से ही होता है एक तरीके से, है ना, यानी कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड सेल। सेल के अंदर जो वर्ड आता है वो होता है सब सेल। क्या होता है, सब सेल। सेल के अंदर ही सब सेल होती है ना, के अंदर जो सब सेल का नाम क्या होगा बच्चों, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ एंड सो ऑन। मेनली 4 यूज होते हैं। सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मैंने समझा दिया कि एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। ऑर्बिटल का नाम इन्हीं सब सेल के नाम से आता है। जैसे एस के जो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों,
उनका नाम होता है SC होता है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ, कॉमा लगे हुए हैं, P के 3 है। फिर ऐसे D में आओगे आप तो D के 5 होते हैं, DXY। कैसे नाम आए बाद की बात है, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे F में भी होते हैं पर यूज नहीं। इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आगे की बात है। लेकिन आप इसको आप ऐसे समझिएगा कि पढ़ते हैं एक तरीके से, तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो तो क्या है बच्चों, सेल। ये तो हो गया सेल, KLMN जिसको बोलते हैं, क्या हो गया ये, सेल। सेल के अंदर छोटा जो होता है वो होता है सब सेल। वेन डायग्राम में समझाने के लिए बना रहा हूं। सब सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल ORBITAL, थोड़ा छोटा होगा लेकिन ऊपर लिखा हो ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ मैंने E वैसे लिख दिया है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जनरली अपन ऐसे लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो E ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर। और ऑर्बिटल कहाँ है, सब सेल के अंदर। सब सेल कहाँ है, सेल के अंदर। सेल के नाम कैपिटल KLMN होते हैं, सब सेल के नाम SPDF होते हैं, और ऑर्बिटल के नाम S के अंदर S होता है, P के अंदर 3 होते हैं। देखिए S का एक ही ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखिएगा। ये आगे अपन समझाएंगे भी। S के ऑर्बिटल का नाम ही S होता है, एक ही होता है। P के 3 होते हैं, D के 5 होंगे, तो इसका मतलब F के कितने होंगे, 7। वो आगे आएगा कैसे आते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर में होंगे ऑर्बिटल्स, यानी कि एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, तो ये है। तो अब अपन आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स एक 4 नंबर का सेट है। वैसे यहाँ 3 चीजें, सबसेल, सेल, सबसेल ऑर्बिटल और चौथा इलेक्ट्रॉन। इनको इंडिकेट कराने वाले नंबर्स होते हैं। तो मैं डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखा रहा हूँ। जैसे आप सोचिए, आप जो चीज़ जानते हैं, जो नंबर सिस्टम जो यूज़ होता है, एक तो नंबर सिस्टम यूज होता है, देखिए जो STD कोड्स होते हैं उनमें आपके जो रिलेटिव हैं या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप अब लैंडलाइन कम यूज होता है, लेकिन आप उनके STD कोड पे आप फोकस करिएगा कि कोई दिल्ली के आसपास वाला अगर बंदा है तो उसके STD कोड 011, यानी कि जैसे 11 से स्टार्ट होते हैं ना, फरीदाबाद 121, गुड़गांव 120, 123, इस तरीके से स्टार्ट होंगे, चंडीगढ़ 172, ऐसा होता है। जब आप राजस्थान में आ जाते हो, ठीक है, राजस्थान में भी आप अलवर आ जाइए, भरतपुर आ जाइए, सॉरी अलवर आ जाइए, और क्या नाम है, जयपुर आ जाइए, 141, 144, ये भी 1 से स्टार्ट होते हैं क्योंकि दिल्ली रीजन में। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ पे फोकस करिए कि जैसे अपने को इंडिया का मैप है, ठीक है, तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ इस तरीके से इंडिया का एक, ठीक, ये इंडिया का मैप है, ठीक। इसको क्या है, अपन 8 या 9 पार्ट में डिवाइड किए हैं कोस्टल जोन, ठीक है। जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ वाला जिसमें अपन जयपुर वगैरह आ जाते हैं, ये 1 नंबर है, ठीक है। ये जो बॉम्बे वाला रीजन है, ये 2 नंबर है, ठीक है। ये कैलकाटा वाला रीजन है, ये 3 नंबर है, ठीक है। चेन्नई वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये 4 नंबर है, ठीक है। और ये जो है बीच वाला सेंट्रल इंडिया यानी कि भोपाल वगैरह, ये 5 नंबर है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अच्छा ये जो है ना राजस्थान वाला भी, ये भी 2 नंबर में आता है, इधर जोधपुर वगैरह। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने इंडिया को ऐसे 7-8 कोड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोटा जो है, कोटा इधर आता है, तो ये कोटा जो है 7 नंबर जोन में आता है, सेंट्रल इंडिया का। ये मध्य प्रदेश वगैरह जो है सब 7 से स्टार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन शुरुआत में आते थे, आजकल कम आते हैं STD कॉल, तो जैसे ही 1 से स्टार्ट होता था, अपन सोचा रहे यार दिल्ली की तरफ का फ़ोन है, तो हमें ये नहीं कहा कि दिल्ली, लेकिन नंबर से पता पड़ जाता था ये फ़ोन किस रीजन का है। अगर आज भी आपके पास 22 नंबर से स्टार्ट होने वाला फ़ोन आता था, अपन बोलते हैं बॉम्बे से आ रहा है ना, 33 से आता है, इसका मतलब वो कलकत्ता से, 44 से आता था चेन्नई का है। तो ये तो बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके नंबर है अपने को। तो ये एक अपनी सहूलियत के लिए कि हमने नंबर सिस्टम में इंडिया के जो मैप उसको डिवाइड कर दिया, उससे अपने को अंदाज़ा लग गया कि फ़ोन किस क्षेत्र से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही आप और देखिएगा
आजकल जो व्हीकल कोड है, व्हीकल कोड, उसमें भी यही है। उसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और डिजिट्स का यूज़ होता है ना। जैसे व्हीकल कोड से अपन ये बता देते हैं, कहीं आपको गाड़ी दिखती है RJ02, आप समझ जाएंगे अलवर की है ना। RJ05 भरतपुर, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो ये जो क्या बोलते हैं व्हीकल कोड है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिसाइड हुए थे। RJ01 अजमेर, RJ14 जयपुर, ठीक है, RJ29 दौसा, RJ40 भिवाड़ी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप HR आ जाइएगा, HR28, HR51, HR38, HR22, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि इस डिजिट से जो ये दो हैं, इनसे अपन ये बता दे रहे कहाँ की गाड़ी है, लिखा हुआ नहीं है ना। आपकी गाड़ी का नंबर मान लो RJ02CC3049 कुछ है, उसमें कहीं नहीं लिखा है अलवर, लेकिन आपको क्योंकि प्री नॉलेज है कि RJ02 अलवर का है, इसलिए अपन बता दे रहे गाड़ी कहाँ की है, अलवर की है ना। ऐसे ही एक और चीज़ पे आइएगा, तो जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स है इंडियन व्हीकल कोड सिस्टम में, वो स्टेट को डिनोट करते हैं ना। HR मतलब हरियाणा, MP मतलब मध्य प्रदेश, UP मतलब उत्तर प्रदेश, DL मतलब दिल्ली, है ना, DD मतलब दादरा नगर एंड हवेली, है ना, MH मतलब महाराष्ट्र, TS मतलब तेलंगाना, इस तरीके से यूज होते हैं। OD मतलब उड़ीसा, ठीक है ना। ये इसका गुजरात मतलब आप समझते हैं ना, JJ। तो ये जो है एक स्टेट को इंडिकेट कराने के लिए यूज हुए। अब एक और नंबर सिस्टम जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, वो होता है पोस्टल सिस्टम, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ये आते हैं, जैसे अपना यहाँ का कोड क्या है 301001, ठीक है। आप नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोई भी ले लीजिएगा, जैसे मेरे गांव का 321022, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, अब आप इनमें क्या ये डिजिट जितने भी राजस्थान के सारे कोड हैं वो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर अगला डिजिट जो है डिफर कर जा रहा है, इसका मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फिर अगला डिजिट डिफर कर जा रहा है, मतलब वो डिफरेंट ब्लॉक हो सकता है। फिर अगला डिजिट डिफर कर जा रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंट पंचायत समिति हो सकती है। और फिर अगला डिजिट यानी कि गांव हो सकता है। तो मेजर पे जो है अपन क्या कह रहे हैं कि इनसे, जैसे अपन यहाँ के कोड देखें 321 ये है, आप कहीं का और देख लीजिएगा ना। जैसे अपन इसकी बात करें 392001, ठीक है, कोटा का है। 343001, ये सब राजस्थान के कोड है, ठीक है। जैसे ये 492001, ये रायपुर का कोड है, ठीक है। तो ये 801001 पटना का कोड है। यानी कि ये पहला डिजिट ही अलग है इनका। तो अगर पहला डिजिट सेम है, जैसे 3 है, जैसे दिल्ली का कोड फरीदाबाद का 12001 है, यानी कि 1 से स्टार्ट है फिर से। तो अगर पोस्टल कोड 1 से स्टार्ट है, मतलब वो दिल्ली के आसपास के रीजन को इंडिकेट कर रहा है। फिर अपन अगले डिजिट पे आ जाते हैं, तो ये 121 हरियाणा का है जैसे, ठीक है। ऐसे ये 3 जो है राजस्थान में, देखिए जितने भी आप आसपास के अपने कोड देख लेना 3 होगा। अब आप अलवर में आ जाइएगा, सभी जगह के कोड 301 होंगे, बस ये डिफर करेंगे। जैसे 001 सिटी का है तो 002 के आसपास का हो, 003 004 अलग गांव का होगा। तो ये लास्ट वाले, क्योंकि जब पोस्ट आपके पास पहुंचा जाएगा तो वो क्या एड्रेस पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, मोहन श्याम विलेज फलान डिकैन ये सब नहीं पढ़ते हैं। वो देखते हैं पिन कोड क्या है, पिन कोड देखा, अच्छा 301 अलवर वाले में डाल दो। फिर अलवर में आके वो अगले डिजिट देखते हैं कि 001 लिखा है, 002 लिखा है, इससे आसानी से पहुंच जाएगा उस जगह पे, है ना। जैसे मान लो मुझे अपना घर का एड्रेस बताना है, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं मेरे घर का कोड ये है, मैंने कुछ नहीं लिखा, तो वो अपने आप इस जगह को ढूंढ लेंगे। अच्छा 32 मतलब राजस्थान का है, फिर वो 21 अच्छा कामा का है, कामा के पास, इस तरीके से बातें हो जाएंगी। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये क्या लोकेशन को इंडिकेट कराने के लिए यूज हो रहे हैं, जितने भी मैंने बात की। एसटीडी कोड लोकेशन को इंडिकेट कराने यूज हो रहा है, व्हीकल कोड लोकेशन को इंडिकेट करने यूज हो रहा है, ऐसे ही पोस्टल कोड लोकेशन इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। मतलब हम लिख सकता था मैं पूरा कि भाई ये यहाँ का एड्रेस है वो, लेकिन ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है, इसलिए नंबर सिस्टम यूज किया गया है। तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है, ये भी कुछ ऐसा ही है। मैंने ये इतनी कहानी क्यों बताई, क्योंकि इससे ये क्वांटम नंबर क्लियर होगा। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिखिएगा, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which is used to express position of an electron in the
atom are called quantum numbers. Are called quantum numbers. ठीक है, these are क्या क्या नाम है? ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए एन यूज करते हैं। बी एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर एल है, वही नहीं है। सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम। डी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। तो ये नंबर्स यूज होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। कभी कभी एम एल या स्पिन मैग्नेटिक के लिए एम एल भी यूज होता है। ठीक है, बाद में कहीं आएगा तो बता दूंगा। ये जो तीनों हैं, पहले थ्री, ये तीनों जो है कहाँ से आते हैं? ये ड्राइव्ड फ्रॉम, मैं वैसे लिख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, श्रोडिंगर, SCHRODINGER, श्रोडिंगर इक्वेशन। मैं इसके बाद में पढ़ाऊंगा इसको, लास्ट में, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो लास्ट है फोर्थ, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस लेटर ऑन। मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, इज नॉट द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आप आंसर क्या करोगे? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कहलाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अपन इसमें देखिए चार क्वांटम नंबर्स लिखे हैं। ये जो डायग्राम अभी जैसे मिटाया मैंने, इसमें भी चार चीजें थी, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ए, प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम नंबर कहलाता है। क्वांटम नंबर स्मॉल एम से नोट होता है। क्या क्या वैल्यूज होंगी? वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा, पहला क्वांटम नंबर है, इसकी जो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसकी जो प्रत्येक वैल्यू है, ये एक तरीके से ऑर्बिट नंबर ही है। ईच वैल्यू, इससे डिनोट किससे करते हैं? एन से ना। ईच वैल्यू ऑफ एन डिनोट या इंडिकेट इस सेल, एक सेल को इंडिकेट करेगी। ठीक है, जैसे एन और सेल, अगर N1 है यानी कि K सेल है, N2 है तो L सेल है, N3 है तो M सेल है, N4 है तो N सेल है, एंड सो ऑन। ठीक है, M के लिए N की वैल्यू 3 है। इसको ऑर्बिट नंबर भी कहा जाता है। वही चीज़ है जो वहाँ पे ऑर्बिट नंबर यूज करे थे बोर में, वही N यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है बच्चों? ये सेल को, कि कौन सा सेल है। N=1 लिखा है यानी कि पहला सेल, 2 लिखा है दूसरा सेल, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट सेल। नाम क्या है? के। ये क्या है? सेकेंड सेल। नाम क्या है? एल। ये क्या है? थर्ड सेल।
नाम क्या है m एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सेल को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, इट कंट्रोल एंगुलर मोमेंटम। बोर में पढ़ गए एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। क्या फॉर्मूला था इसका? NH/2π। यानी कि जो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NH/2π। और ये क्या बताएगा? सेकंड, इट कंट्रोल एनर्जी of an electron, energy of an electron according to n+l रूल। देखिए बच्चों, अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ये अपन बोर मॉडल में पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ n+l रूल नहीं था। वहाँ सीधा सीधा एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z²/n²। वहाँ भी बढ़ रही थी, ठीक है, नेगेटिव में, क्योंकि घट रही थी मतलब बढ़ रही थी। फिर ये और क्या इंडिकेट करता है? दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्लस मोमेंटम, दोनों को कंट्रोल करता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इट इंडिकेट या इट कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये है, कंट्रोल नंबर ऑफ सब सेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल। मतलब एक सेल में सब सेल कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं, वे कौन इंडिकेट करता है बच्चों? n। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सब सेल्स किसके बराबर होते हैं बच्चों? n के बराबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये होते हैं n² के बराबर। ठीक है, कैसे? देखिए अब अपन कर लेते हैं इसको। इसमें वैल्यू ऑफ n सब सेल्स काउंट भी कर दूंगा मैं, और ऑर्बिटल्स। देखिए n 1 है तो फॉर्मूले के हिसाब सब सेल कितना है? 1। तो इस सब सेल का नाम सिर्फ कितना है? 1s। ऑर्बिटल यानी कि पहला है ना, तो ये 1s। ठीक है, फिर n = 2 लेके चलते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएंगी? सब सेल दो होंगी, कितनी? 2s और 2p। ठीक है, ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे बच्चों? कितने आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ऑर्बिटल, देखिए ये तो मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्बिटल क्या होंगे? एक का नाम तो होगा 2s, p के कितने होंगे? 2px, 2py, 2pz। तो संख्या कितनी होगी आप उस पर फोकस करिए बस। तो इसमें देखिए n1 है तो सब सेल 1 है, n2 है तो सब सेल 2 हैं। ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आगे आ जाइए, n अगर 3 है, ऑर्बिटल के नाम की जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल 3 है तो इसमें ये कितने होंगे? 3s, 3p और 3d। तो इसमें ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बच्चों? s में तो कितना होता है? 1, p में कितने होते हैं? 3, ब्लॉक मतलब ऑर्बिटल यहाँ पे, d में कितने होते हैं? 5। नाम इंपॉर्टेंट नहीं, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 + 2, 1 + 3 + 5 कितने हो गए? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ऐसे ही 4 आ जाएगा बच्चों। तो अगर ये 4 होता, जगह थोड़ी कम है, 4 होता तो ये क्या होते हैं? ये भी, ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होते हैं? 4। कौन कौन? 4s, 4p, 4d और 4f। ऑर्बिटल ये तो कितने हो गए? 4। ऑर्बिटल कितने होते हैं? s का 1, p के 3, d के 5
और F के 7, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाता? 1 + 3 + 5 + 7, कितने हो गए? 9 और 7 16, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। देखिए इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो n का स्क्वायर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और n क्या होता है? सब सेल्स। तो पहले सेल में एक ही सब सेल होगा 1s, दूसरे में दो होंगे, दो, नाम क्या है? 2s 2p, तीसरे 3 तो मतलब उसको बता रहा है कि किसका है, 3s 3p 3d, बाकी spdf बोल सकते हो सिर्फ आप, वो तो किस सेल का, इसलिए आगे नंबर लिख दिया है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट कंट्रोल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा ही इसका डबल आएगा। किसका डबल आएगा बच्चों? ऑर्बिटल का, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब इसका कितना आ गया? ये 2n²। ठीक है, इसका मतलब सेल, ये चीज अब आप आ जाइए इसमें, सब सेल किसके बराबर होंगे? n, ऑर्बिटल किसके बराबर होंगे? n², और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे बच्चों? ट्वाइस ऑफ n²। तो पहले सेल को, जिसको अपन k बोलते हैं, ठीक है, इसमें 1 होता है, l बोलते हैं 2 होंगे, m में कितने होंगे? 3, l में k l m n, n में कितने होंगे? 4। तो ऑर्बिटल कितने? 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसका डबल, 1 × 2 2, 4 × 2 8, 9 × 2 18, 16 × 2 32, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और देखिए अपने को ये भी पता है, इट कंट्रोल डिस्टेंस, नेक्स्ट लिखिए, कंट्रोल डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैसे? फॉर्मूला अपने को पता ही है, यानी कि जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगी, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यानी कि ये जो है k सेल पहले नज़दीक होगा, फिर l, फिर m, फिर n। न्यूक्लियस से दूरी सबसे कम किसकी होगी? k सेल की होगी। तो ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंडिकेट करता है किसके बारे में? सेल के बारे में। क्लियर?